सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ हैं। जर्मनी में आप सबके इल्म में है कि जो लोग बेनिफिट लेते हैं, जिसे बुर्गा गिल्ड कहते हैं, उनके लिए काफ़ी देर से पार्लियामेंट में आवाज़ उठ रही है। और आज क्या सूरत हाल है, इसके अलावा भी कुछ इंटरनेशनल हालात पे भी नज़र डालेंगे। खासा बुर्गा गिल्ड पे 2-3 माह से शोर पड़ा हुआ है, तो कहाँ तक पहुंची बात? देखें अब जो असम्बली कार्रवाई शुरू हुई है छुट्टियों के बाद इस मंडे से हम्म। इस हफ्ते, तो आज ही जर्मनी के अंदर बुर्गा गिल्ड पर बहस हो रही है नेशनल नेशनल असम्बली में, जो बुंडेसटाग है उसके अंदर। जी। और वो कह रहे 35 लाख बंदा जर्मनी में जो है वो बुर्गा गिल्ड से इस्तीफादा कर रहा है हम्म। या बुर्गा गिल्ड लेता है। तो बहरहाल वो कहते हैं ये एक बहुत बड़ी तादाद है, ऐसा मुल्क जिसके अंदर हम दुनिया से अपीलें कर रहे हैं कि भाई लोग यहाँ आए, यहाँ आके काम करें, हमें बंदों की जरूरत है, फखमान हमें चाहिए। और ऊपर से हमारे अपने मुल्क के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो 35 लाख बंदे को हम बुर्गर गिल्ड दे रहे हैं। तो उसमें जिसकी वजूहत जो होनी चाहिए या इसके ऊपर इसको सिस्टम को बदलना चाहिए, वो जो जो बुंडेसटाग के बहस के दौरान बहुत सारे लोगों ने मिसालें देकर बताया कि जो जॉब सेंटर का जो स्कीम निकाली गई थी जर्मनी के अंदर, कोरोना आर्बिट शाम खत्म करके, और जॉब सेंटर की स्कीम जो निकाली गई है, उन्होंने बताया कि जॉब सेंटर के अंदर ही जो लोग काम कर रहे हैं वो उस काबिलियत के लोग नहीं है जिस काबिलियत के लोगों को वहां पर बिठाना चाहिए था। वो ये कहते हैं कि लोगों को अपग्रेड करने के लिए, लोगों को हाउसफिलिंग कराने के लिए गवर्नमेंट ने इतना पैसा रखा था कि हम लोग जो फरीद पढ़ना चाहते हैं या आबन मुलाजिम करना चाहते हैं, हर किस्म की सहूलतें दे रहे हैं, उसका लोगों तक आम फायदा नहीं पहुंचा। और उसमें वो जॉब सेंटर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको मॉरल इल्जाम ठहरा रहे हैं कि भाई इन्होंने गवर्नमेंट की इस तरह मदद नहीं की या उस तरह काम नहीं किया। और उसकी वजह ये है कि वहाँ खुद लोग जो है वो भर्ती किए हुए हैं, वो उस कैलिबर के लोग नहीं है जिस कैलिबर के लोग वहाँ होने चाहिए। तो अभी तक तो मतलब बात शुरू हुई है, तो इस किस्म की डिस्कशन जो है इस वक्त बुंडेसटाग में चल रही है। अब इसका आखिरी फैसला क्या होगा, जानने लगेंगे तो कोई ना कोई किसी सिरे से लगेगी बात, तो फिर आपको बता देंगे जो जो भी फैसला बुंडेसटाग ने किया इस मामले में। जी। अच्छा, ये भी खान साहब ऐसे ही है कि जो सियासी पनाह वाले उनके वो कम पैसे मिलते हैं दूसरों की निस्बत ना, तो 100 यूरो का फर्क है मेरे ख्याल। वो बहुत थोड़ा फर्क है, पैसा इतना बड़ा फर्क नहीं है। ये बात है कि पहले एक ही होता था, लेकिन अब इन्होंने चंद 2 साल से ये स्कीम निकाली थी, उसमें इन्होंने ये जो है थोड़े से पैसे जो है वो कम कर दिए हुए हैं। लेकिन उसमें मेन चीज जो है वो जो कैश देना बंद कर दिया हुआ ना, वो गैर मुल्कियों के लिए बाहर एक बहुत बड़ा मसला है। वो कार्ड दे रही हूँ हर जगह के ऊपर, कार्ड से आप पेमेंट करके अपनी चीजें खरीद लें। बना दिया कि वो जो बुर्गर गिल्ड उनको मिलता था उसमें से जो लोग बाहर अपने खानदानों को सपोर्ट करते थे या पैसे बाहर भेजते थे, उसको रोकने के लिए स्कीम मसले निकाली गई थी। और वो दिन ब दिन जो है ज्यादा पॉपुलर हो रही है। अब तो तकरीबन तमाम सूबों में ये काम शुरू हो गया। और ये भी कई सूबों में ये भी इतला हमारे पास है कि वो जिस तरह पहले 1 यूरो जॉब होती थी, कई जगह पे ऐसा भी उन्होंने शुरू किया अभी जो सियासी पनाह वाले हैं उनके लिए। खान साहब, ये बताइए जर्मनी की मजमूई सूरत हाल इस वक्त क्या है वैसे? बर्मी की मजबूरी सूरत हाल ये है कि जो इंडस्ट्री है वो उसके अंदर मुझे में तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये कि भाई तो उस तरह तरक्की नहीं हो रही, या प्रोडक्शन जो है वो जर्मनी उस तरह नहीं कर रहा है जिस तेजी से जर्मनी आगे बढ़ रहा था। उसकी वजह यही है कि इंडस्ट्री के अंदर लोग जो है उनकी शॉर्टेज है, और जिसकी वजह से ही अब जो जर्मन जो चांसलर जो भारत गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने इसका भी डिस्कस किया है। और उन्होंने बकायदा जर्मन चांसलर ने ऐलान वहां पर ऐलान किया है कि भाई हम जो इंडिया के यंग लोग हैं उनको हम वेलकम करेंगे, और वो जो है अप्लाई करें और ये जर्मनी में आकर काम करें, उनके लिए हम दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं। हमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्री की जरूरत है। आपको पता है कि वहां पे दो इस वक्त इंस्टीट्यूट का उन्होंने इफ्ताह किया है, ये एक इफ्ताह किया, एक विजिट किया है बेंगलोर के अंदर। जो बॉश कंपनी है जर्मनी की, इन्होंने भी वहाँ कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है वो खोली है, जहाँ से वो इंजीनियर तैयार करके
और वो जर्मनी लेकर आएंगे। इसी तरह जर्मनी ने इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए ये सहूलत दी है कि भाई आप ट्रांजिट के अंदर वीजे की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, भारत से इंग्लैंड जा रहे हैं, तो आप वहां पर किसी भी इसके जर्मनी के एयरपोर्ट के ऊपर स्टे कर सकते हैं 48 घंटे तक। आपको ट्रांजिट वीजे की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि पहले एक जमाने में ये था कि फ्री होता था ट्रांजिट पे, आप रोक सकते थे, फिर ये वीजा लग गया था कि ट्रांजिट के अंदर भी आपको वीजा लेना पड़ता था। अब ये सहूलत भारत के लिए कम, यूरोपियन मालिक मतलब एयू के लिए नहीं है, शेंगन के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ जर्मनी एयरपोर्ट जो है उनके ऊपर जर्मन शासन ने ऐलान किया कि भाई आपको सहूलत हासिल है कि आप बगैर ट्रांजिट वीजे के वहां स्टे कर सकते हैं। इससे कम से कम एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा कि भाई लोग यहाँ आके कुछ जॉब वगैरह की मार्केट देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। पहले इस किस्म की सहूलत कोशिश कर रही है जर्मन गवर्नमेंट के भाई उनकी जो जमूद से आ गया है उससे बाहर निकले। तो बाहर वो अपीलें उन्होंने की हुई है हाल पूरी दुनिया से कि भाई हमें वो चाहिए, फखमन चाहिए। तो जो फखमन अप्लाई कर रहे हैं या जिनको, उसका अभी तक प्रोसीजर जो है लेंथी है। उसके ऊपर भी इंडस्ट्री वाले चीखते रहते हैं हर वक्त कि भाई आप इस प्रोसीजर को छोटा करें और जल्दी वीजा जो है वो जारी करें, और उसमें काफी वक्त लग जाता है। बहरहाल इस वक्त जो मामूली सूरत हाल जो है वो यही है कि जर्मनी के अंदर इंडस्ट्री इस वक्त उस तरह तरक्की नहीं कर रही जिस तरह के एक स्पीड के साथ जर्मनी ऊपर आ रहा था। खास हमारे पाकिस्तानी जिस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात है, हमारे लोग भी चाहते हैं कि किसी तरह हम जर्मनी आए। वहाँ पे मेरे साथ भी कई लोग पूछते रहते हैं कि किसी न किसी तरह हम वहाँ पे पहुँचे। तो हम पीछे रह गए हैं, लेकिन कोई हमें गाइड भी नहीं करने वाला, ना हमें कोई बताने वाला है। देखिए इसमें एक तो यह कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है, दूसरा यह है कि हमारा कोई सिस्टम नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है 3 या 4 जो है इंस्टीट्यूट ऐसे खुले हुए हैं, पॉलिटेक्निक जिसको आप कहते हैं, जहाँ लोगों को हुनर सिखाया जाता है। वरना जितनी बड़ी आबादी है उसमें कसरत के साथ पॉलिटेक्निक, वहां तो यही है कि बस बीए कर लो और उसके बाद क्लर्क शुरू कर दो। वहाँ टेक्निकल काम सीखने का रुझान नहीं है। ना ही हुकूमत ने ऐसी आज तक कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉलिक्लिनिक पॉलिटेक्निक खोले जाए और लोग हुनर सीखें तो जाके उनको बाहर जॉब्स मिले। अब खाली बीए वाले को तो यहाँ की जरूरत नहीं है, इनको तो ऐसे बनने की जरूरत है जिसको प्लम्बर का काम आता हो, जिसको बिजली का काम आता हो, जिसको हाथ में कोई ना कोई हुनर हो। तो इस वजह से लोग इसलिए आना चाहते हैं कि वो बेचारे बेकार हैं, वो तो मजबूरी को आना चाहते हैं कि भाई आखिर इंसान ने जिंदगी गुजारनी है, तो उम्र ऐसी हो गई है कि भाई किसी किसी फील्ड के अंदर अपना प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करें, इसलिए आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ रस्ते मसदूर है इसलिए कि भाई हुनर हाथ में कोई नहीं, डिग्री हाथ में कोई नहीं। ना ही अब तक कोई ऐसी पॉलिसी हुकूमत लेके आई है, क्योंकि जर्मनी को भी कम से कम 4-5 साल तो हो गए ये छोड़ डालते हुए, और 4-5 साल के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी अपना ली जाती कि पॉलिटेक्निक खोल लिए जाते, ये लोगों को जर्मन किसी इदारे के साथ मिलकर वहां पर ऐसा इदारा कायम कर लिया जाता जिससे लोग तैयार होकर यहाँ आने शुरू होते, तो पाकिस्तान से भी लोग आ जाते। लेकिन मालूम जरूरत इनको है, लेकिन आएगा वही जिसको हुनर आता है। हाँ सर, सियासी पनाह वालों के बारे में इतला है कि बड़ी कमी आई है जर्मनी में, और लोग अब सियासी पनाह वाले कम जर्मनी पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इससे अगले या इसी साल में और भी फर्क पड़ेगा? देखिए हर साल तादाद कम हो रही है, इस साल तो बहुत ही तादाद 50% से भी कम तादाद, और इसलिए कि जब से बॉर्डर को इन्होंने कंट्रोल शुरू किया है, वहां पर बाहर ये लोगों को एंटर नहीं होने दे रहे और लोगों को वहीं से जो है वापस भेजा जा रहा है उन मुल्कों के लिए। इसलिए ये बात सही है कि बहुत ज्यादा कमी आई है असाइलम सीकर के अंदर। तो जो वहाँ पे खासा उनके केसों में भी तेजी बताई जा रही है, कुछ लोगों को पकड़ भी लिया जाता है और वापस भी भेजने में तेजी आ गई है। देखिए इलीगल जो लोग हैं, अभी 2 दिन पहले ही जर्मनी के अंदर 2000 पुलिस वालों ने छापे मारे हैं जर्मनी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर, और जो इलीगल काम कर रहे थे वहां पे, इनमें ज्यादातर वो जो प्रेस बता रहा है वो वियतनाम के लोग थे। वियतनामी ज्यादा जो यहाँ पर काम इलीगल काम कर रहे थे, उनको उन्होंने यकीन पकड़ा है, वो भी अच्छी खासी तादाद है, तो उनको लाजमी डिपोर्ट किया जाएगा।
तो लेकिन ये कि भाई जो लीगल राय से काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी यहाँ पे कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम खड़ी नहीं हो रही है, कोई ऐसा उसके खिलाफ कोई ऐसी आवाज नहीं उठ रही जी या कोई ऐसी पॉलिसी हुकूमत की नहीं आ रही, बल्कि उनको तो सपोर्ट ही कर रही है हुकूमत। जी। खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कॉमर्स में। कुछ लोगों ने पहले भी लिखा, अभी भी मुझे भी लिखते रहते हैं। मैं प्रोग्राम क्योंकि हम करते रहते हैं सियासी पनाह वालों के जो हालात है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान से तल्लक रखते हैं, वहाँ पे जो मसीह बरादरी है या अहमदी है, वो कहते हैं जनाब जो अहमदी हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पाकिस्तान में, वो सिर्फ सियासी पनाह के लिए यूरोप का रुख करते हैं। लेकिन आप देखते रहते हैं आए दिन ऐसे वाक़यात होते हैं पाकिस्तान में, लोग वहाँ बिजनेस नहीं कर सकते, लोगों को स्कूलों में प्रॉब्लम है, लोगों को कॉलेजों में प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी कोई जॉब नहीं मिलती। तो ये लोग जो इस तरह कहते हैं जी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक प्रोपेगेंडा है दुनिया का कि दुनिया जिस पर गुजर रही होती है वो उसको पता होता है कि हाँ उसके हालात क्या है या वो किन हालात से इस वक्त गुजर रहा है। जो आम आदमी दूर बैठा है वो तो जो मर्जी इस बारे में बात कर दे। तो ये आमतौर पे प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तान के नाते में, कहीं एमडीओ को कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि ऐसे हालात नहीं है जहाँ पर आप खुलकर अपना अकीदे का इजहार ना कर सकते हो, अपना अकीदा आपको छुपाना पड़ता हो, जहाँ पर आपको लोग शक की निगाह से देखते हो कि यार ये फलाने फिरके का सस्ता अलग रखने वाला बंदा तो नहीं है। इन हालात के अंदर जिंदगी गुजारने वाली कोई जिंदगी तो नहीं होती ना। तो उन लोगों को ये बात नजर नहीं आती कि भाई किस तरह डर डर के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। नमाजों के अंदर जाते हुए मस्जिदों में जाने से पहले बंदा 4 दफा देखता है भाई कोई हमें फॉलो तो नहीं कर रहा। तो इस किस्म के हालात के अंदर जिंदगी अगर अपने ही मुल्क के अंदर बंदा गुजार रहा हो, उसको कहना कि भाई वो हर सब हालात ठीक है, ये तो ज्यादती वाली बात है। लेकिन ऐसे ये जिम्मेदार लोग हैं, ये नहीं कि कोई आम पब्लिक है, ऐसे लोग भी हैं वो भी बयानात देते रहते। लेकिन खासा ये बताइए, वो मुतासर नहीं ना होता है, वो मुतासर नहीं होता है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं हम ठीक ठाक गुजार रहे हैं, वो भी नहीं ठीक ठाक रह रहे हैं, दूसरे के अकीदों के लोग भी या दूसरे मज़ाहिब के लोग भी। जबकि सूरत हाल ऐसी वो जो मिनॉरिटीज वालों ने जो अपनी वेबसाइट निकाली हुई है, कभी उसको पढ़ा करें। डेली वहां पे ऐसी खबरें शाये हुई होती है। कल भी खबरें थी कि भाई 3 बच्चियों को 12-13 साल की बच्चियों को इस्लाम कबूल करवा के, उस मौलवी की तस्वीर भी थी जिसने इस्लाम कबूल करवाया, और अगले दिन उसकी शादी हुई, निकाह शादी हो जाती है। नहीं तो वो कवानीन किधर गए जो वो कहते हैं जी 18 साल का बच्चा होगा तो शादी होगी और ये होगी वो होगी, वहां पे फिर कवानीन हरकत में नहीं आते खासा? तो देखें, जो देहात वगैरह के अंदर हो रहा होता है काम, वो किसी को क्या पता होता है कि किसी देहात के अंदर कोई छोटे बच्चे की शादी कर दी, आप वक्त तक कोई जाके कोई पुलिस में रिपोर्ट ना करवाए कि भैया देखो जी फलानी जगह पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे की शादी हो रही, वरना नहीं पता लगता। हमारे जो कल्चर है, जो देहात में जिस किस्म के लोग जिंदगी गुजारते हैं, वहाँ छोटी छोटी उम्र में लोग निकाह कर छोड़ते हैं, शादियां कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया खास। ये थे जनाब इरफान अहमद खान साहब। और ये जो लोग कॉमर्स में लिखते रहते हैं हमें ये वहाँ पाकिस्तान में मसीह बरादरी या अहमदियों को वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। जिस मुल्क में आप को किसी दुकान में दाखिल होने से पहले एक बोर्ड नज़र आ जाए यहाँ पे कादियानियों का दाखिला मना है, कहीं पे लिखा हो ये काफर हैं, कहीं पे लिखा हो कि इनको काम नहीं देना, कहीं पे कुछ लिखा हो। पिछले दिनों एक, अब मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे उनको पहले मौलवियों ने उनके कारोबार को नुकसान पहुँचाया और उन्होंने कहा जी हमने जब उसकी मरम्मत का काम शुरू किया तो वहाँ पे मरम्मत करने के लिए कोई तैयार नहीं था। हमें अगर कोई गेट बनवाना है तो वो नहीं कोई बना के दे रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या कोई किसी किस्म का, तो वो कहते जनाब नहीं हम आपका काम नहीं कर सकते। इतना दबाव है वहाँ पे और ये ऐसे ख़तरनाक हालात हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं जी इनको प्रॉब्लम नहीं, आप आके अगर वहाँ पे पाकिस्तान में देखें तो आज़ादी से सांस भी नहीं ले सकते। और जिस तरह अभी खान साहब ने कहा अगर पहले देखो नमाज़ पढ़ने जाने से पहले चेक करो कि पीछा तो नहीं कर रहा, और फिर आप नमाज़ पढ़ो। यहाँ यूरोप में आज़ाद ज़िंदगी, आपको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन देख लें यहाँ पे सहूलतें कितनी हैं।
और मजहबी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो है ही है, लेकिन मजहबी तौर पे भी आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। नाज़रीन, किसी भी जगह पे रहना हो, मैं तो इस हक़ में हूँ कि बंदा जिस तरह यूरोप में आज़ादी से ज़िंदगी गुज़ारता है, इसी तरह इस्लामी ममालिक में भी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बिल्कुल ही आप भूल जाएँ। खैर, इस पर काफ़ी हम प्रोग्राम करते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ईरान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और ये नहीं कि अमेरिका जो चाहे वो करता फिरे और ट्रम्प के जो भी बयानात हों वो समझे कि पता नहीं मैं जहाँ मर्ज़ी जाऊँ, जो मर्ज़ी करता फिरूँ, दंदनाता फिरूँ। अब्दुल कयूम साहब, क्या अपडेट है अभी लेटेस्ट? अभी लेटेस्ट ये खबर है बाग साहब के, हमने पहले ब्रेकआउट किया था कि ये चाइनीज और रशियन जो है इनको अपने ट्रुप्स भिजवा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट खबर है आज की वो ये है कि चाइनीज और रशियन बड़े बड़े कार्गो, जो मिलिट्री के कार्गो जहाज है, वो लैंड कर रहे हैं तेहरान में। उसमें असला होगा, फौज है, क्या है। यानी ये चाइनीज सदर की एक बात नोट करने वाली है। उसने बोला था कि अगर अमेरिका इसराइल ने हमला किया तो हम पहले तो कंडेम करेंगे, लेकिन इसके बाद सेकंड जो हमारा रिएक्शन होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे वो उनको फिर बाद में पता लगेगा। मतलब कि अभी ये जो ईरानी है इनको वो अकेला नहीं छोड़ेंगे, इनकी इंटरेस्ट है मवाद साहब बहुत बड़ी। वो तेल ले रहा है और इधर रशियन के साथ इनका स्ट्रेटेजिक एक मुआहदा हुआ है इन राइटिंग के, हमारे ऊपर हमला अगर होगा तुम मदद करोगे, तुम्हारे ऊपर हुआ तो हम करेंगे। और ये ईरान ने, सारी दुनिया को पता है कि ईरान ने कितना ज्यादा इनको ड्रोन्स दिए थे रशियंस को यूक्रेन में। तो ये इतना आसान नहीं होगा जैसे लोग इसको सोच रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये सब कुछ अमेरिका को पता है। अच्छा सर, चाइना और रशिया अगर ईरान की मदद के लिए आते हैं और ये भी इतला है कि जो अमेरिकन है वो किसी वक्त भी हमला करेंगे, तो ये तो एक खतरनाक जंग की सूरत हाल शुरू हो जाएगी। फिर हो सकती है, बिल्कुल। अगर ऐसा अमेरिका मेरे ख्याल में नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि रशिया पूरा पूरा यूरोप भी आज अमेरिका के खिलाफ है, इंडिया भी अमेरिका के खिलाफ है, और भी आपको पता है कोरिया और ये जापान वाले भी खिलाफ है, उनके ऊपर भी बड़े बड़े इसने वो लगाए, टैक्स लगाए। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए कि इस तरह का अचानक अटैक करेगा। फिर चाइनीज जो खबर है वो सोच रहे हैं कि अच्छा अगर तुम इस तरह कर सकते हो इतने दूर से, तो फिर तो ताइवान तो हमारे घेरे में है पहले ही, वो तो मुल्क भी हमारा है, वो उसको अपना मुल्क कहते हैं, वो कहते हैं हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। तो ये फिर ये एक आलमी जंग इस लिहाज से बनने वाली है कि फिर अगर अमेरिका इतनी बड़ी गलती करेगा, एक उसने पहले की है, वेनेजुएला के सदर को उठा लिया जो कि इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों ने, बर्तानिया, फ्रांस जैसे मुल्क ने बोला कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफवर्जी हुई है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो अभी अगर ये भी करेगा तो ऑलरेडी जैसे रशियन और चाइनीज इसकी मदद कर रहे हैं ईरान की, नेचुरली फिर साथ पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को भी फिर पता होना चाहिए कि अगर ईरान मारा गया तो पाकिस्तान को तो कोई छोड़ेगा नहीं। तो ये मेरे ख्याल में इतनी बड़ी गलती शायद अमेरिका ना करे, अगर करेगा तो इसका रिजल्ट फिर जो आपने बोला फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अभी इसी पे बात करेंगे, लेकिन आपने पाकिस्तान का नाम लिया, वो तो अमेरिका के हाथ में खेल रहा है, अमेरिका के बगैर तो चल ही नहीं सकता पाकिस्तान, ये तो आपको मैं 100% बता देता हूँ। और ये भी है कि हो सकता है अमेरिका की मदद करे इस हमले में, लेकिन क्योंकि चाइना अगर कूद पड़ा इसमें तो फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। सर ये बताइए कि अमेरिकन वो जिस तरह प्रेसिडेंट को उठा के ले गए वहाँ से वेनेजुएला के, कहीं यही यहाँ से जो इनके मजहबी रहनुमा उनको भी ना उठा के ले जाएँ? बड़ा मुश्किल है बाबा। सबसे पहली बात यह है कि वो तो वहां तो उनकी इंटरेस्ट है, वो तो बॉर्डर है एक किस्म की, गल्फ ऑफ, आपको पता है मेक्सिको, उसने अपने यूएस अभी गल्फ नाम रख दिया है। तो उनकी तो इंटरेस्ट थी कि इतना बड़ा तेल हमारे एरिया से दूसरी दुनिया में जा रहा है, तो वाई नॉट हुई, उसको पकड़ लिया उधर ही और सारा वहां डेरा शेरा डाल दिया। इधर आके ईरान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, इसके बहुत बड़ा मुल्क है, और इस तरह मुल्ला को किधर उठाएंगे? मुल्ला पहली बात है मुल्ला गायब हो जाएगा, पहले उसके बड़े बड़े बंदे जो हैं उनको पता है। तो अगर नहीं भी गायब होंगे तो फिर भी अमेरिका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे इस तरह की हरकत करने से इस एरिया के लोग, एशिया के लोग, मिडिल ईस्ट के लोग, अफ्रीका के लोग, सारे लोग जो हैं
मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये अमेरिका शायद इतनी बड़ी गलती दोबारा ना करे जो उसने पहले कर दी है। सर, प्रेसिडेंट अमेरिका जो है उनका कहना है कि वहाँ पे सियासी कैदी हैं जेलों में, उनको फांसी दी जाएगी, बुरकवा दी गई है। लेकिन और भी ममालिक है पाकिस्तान में सियासी कैदी पड़े हुए हैं। कभी ट्रंप को ये ख्याल तो नहीं है, आपने पिछले प्रोग्राम में फ़लस्तीन का ज़िक्र किया था, वहाँ पे तो इसकी आवाज़ नहीं उठी कोई किसी किस्म की आज तक। बिल्कुल सही। आप देखें, इसके अलावा भी इंडिया में देखें, मुबारक साहब, कश्मीर के कितने लोग जेलों में हैं, गजा के कितने लोग जेलों में हैं, और बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बड़े बड़े लोग वैसे ही जेलों में हैं। और जेल सिर्फ जेल में नहीं, इमरान के को तो उन्होंने जलालत की जो हद होती है इंसानियत की, वहां तक किसको जेल में रख के वहां पे जलील किया है। ये किसी को क्या पता नहीं है, क्यों पता नहीं है? पता है सबको। तो ये ईरानी तो किसी के रिश्तेदार नहीं है। ईरान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसके अपने मुल्क के अंदर कोई लोग कत्ल गारत हमें करेंगे, जैसे वहां पे जासूसों ने कितनी दुनिया मरवाई है, वहां पे इनके प्रेसिडेंट्स, बड़े बड़े जनरल्स मारे गए, तो वो क्यों नहीं कर सकते अपने मुल्क को? अमेरिका में देखें, अमेरिका में कोई डिसऑर्डर होता है तो वहां पे फौज आ जाती है, कंट्रोल करती है, पकड़ती है। अभी भी ट्रंप साहब जो है वो कहते हैं कि पकड़ो बाहर के लोगों को जो इधर उधर आए, पकड़ पकड़ के उनको पता नहीं क्यूबा की जेलों में भेज रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं ना। तो ये कहना कि इस मुल्क के अंदर जेल में जाएंगे तो जेल में जाएंगे तो गलत काम ना करें, और किसी तीसरे बंदे का कोई हक नहीं है कि वो आके इस तरह की, जैसे उसका अपना मुल्क है, इस तरह की धमकियां मार के और कहे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरे ख्याल में यही चीज है जो चाइनीज, रशियंस और बाकी लोग जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, लोग जो दुनिया के इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, वो यही चीज है कि वो कहते हैं कि तीसरे मुल्क का कोई काम नहीं किसी मुल्क के अंदर आकर मुदाखलत करे। अच्छा, ये भी चीज़ तो है कि अगर अभी इसको ना रोका गया अमेरिका को, तो ये तो और ममालिक के लिए मुश्किल पैदा कर देगा, और चाइना और रशिया के लिए और करीब पहुँच जाएगा, और वहाँ पे उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरे ख्याल में नहीं करेगा। मकसद ये आपको पता ही है, चाइनीज जो है या रशियन बहुत बड़ी ताकत अभी बन गए हैं, और बाकी भी लोग जो है उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह की हरकत अगर पाकिस्तान में करते हैं तो शायद कोई उनकी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान के जाके इन चोरों को पकड़ लेते हैं, जो चोर है कई सालों से इस मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, उधर तो ट्रंप साहब को फायदा कोई फिक्र नहीं है। इनको पकड़ो ना, उनका वीजे बंद ना करो, उनको पकड़ो चोरों को, कि इन्होंने पूरे मुल्क की जमहूरियत का सिलसिला ही लिपेटा हुआ है 78 साल से। तो मेरे ख्याल में चाइनीज रशियन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अभी बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं। खुद ट्रंप साहब ने बोला कि 3 पिलर्स 3 जायंट्स इन द वर्ल्ड, उसमें उनका नाम लिया है। तो हाँ, ईरानी जो है उनके खिलाफ हैं, इसलिए कि ईरान जो है वो इसराइल के खिलाफ है, ईरान अमेरिका के खिलाफ है। तो ये ईरानियों की धमकी, कल जो उनकी आर्म फोर्सेस के जो सरवर है उसने ये धमकी दिया है कि ये तो हमला तो करेगा, लेकिन ये याद रखना तुम्हारे जितने अड्डे इस मिडिल ईस्ट में वो मिलियमेट हम कर देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं इस दफा बिल्कुल। तो ये भी पहले सोच लेना हमला करने से पहले। अच्छा, अगर फर्ज़ करें ये गलती कर देता है, तो ईरान के पास अगर कोई एटमी सिस्टम हुआ या तो वो आखिरी हरबे तक जाएगा फिर ईरान? बिल्कुल जाएगा। उन्होंने कल वार्निंग इसीलिए दी, उसने बोला जितने तुम्हारे अड्डे इन मुल्कों में है, बैठे मिडिल ईस्ट में हर जगह है, आपको पता ही है, सऊदीया में है, कतर में है, उधर अमान में है, इधर कुवैत में है, इराक में है, सीरिया में है, कोई जगह है ही नहीं है जो उधर आपके जॉर्डन में है, उधर दूसरी तरफ मिस्र में है, हर जगह उनके अड्डे हैं अमरीकी के। अब वो पास समुद्र में भी है, उनके जहाज खड़े हैं। तो उन्होंने बोला वो तो हमारी रेंज में है ना, वो तो उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और उनका जो स्पीकर है नेशनल असेंबली का, उनकी यानी ईरान की असेंबली का, उसने तो यहाँ तक बोला था कि हमारे पास जो लेटेस्ट मिसाइल पड़े हैं, वो फोटो भी दिखा रहे थे टीवी के ऊपर, तो ये हमने बचा के रखे हुए हैं। जब अभी अमेरिका हमला करेगा तो ये सारे मिसाइल सिर्फ इसराइल के ऊपर गिरने वाले हैं, और फिर वहां इसराइल का कुछ बचेगा नहीं। ये एक किस्म की, जिस तरह वो धमकियां मार रहे हैं इस तरह ये भी धमकियां मार रहे हैं। तो इन धमकियों से लोग कहते हैं कि अंडरग्राउंड ट्रंप जो है वो ईरान के साथ बातचीत भी कर रहा है थ्रू कतर। ये भी एक खबर है। अच्छा सर, ये बताइए कि हंगामे कम हो गए हैं वहाँ ईरान में, तो उससे तो ट्रंप जो है वो मायूस हुआ है। वो कहता है कि ये क्या हुआ, हमारा प्लान तो फेल हो गया। और कुछ और चीज़ें सामने आई है कि जो ईरान की गवर्नमेंट है या वहाँ से गद्दार खरीदने में अमेरिका और इसराइल अभी तक नाकाम है।
आप देखें कि ईरान चूंकि मुबारक साहब ये इनके मुल्लाज के आने से पहले शहनशाह ईरान का जमाना था। शहनशाह ईरान एक अमेरिका का बहुत बड़ा पार्टनर था दुनिया में, और सारा असला अमेरिका का था, उनकी सारी ट्रेनिंग अमेरिका की थी, सब कुछ। और ये ईरान एक यूरोप की तरह ये माहौल था उनका। अफगानिस्तान और ईरान दोनों की औरतें नंगे फिरती थी, वो स्कर्ट्स पहन के, और ये उस जमाने की बात है। तो वो उस जमाने के सारी दुनिया तो नहीं इधर से निकल गई थी जब ये मुल्ला आ गए। वो लोग उधर अंदर ही हैं, उनके अपने जो जितने मुखाबरात वाले या एजेंट्स या इंटेलिजेंस के लोग सब इधर ही मौजूद थे, आज तक मौजूद हैं। तो वो इनकी मदद करते रहे। लेकिन अभी इनको बहुत सदमा उस वक्त लगा जब इनके बहुत सारे बड़े बड़े टॉप के लोगों को, साइंसदानों को, जनरल्स को, सियासतदानों को, प्रेसिडेंट को, पता नहीं किस किस को मरवाया गया। फिर ये जागे तो उन्होंने बहुत सारे लोग पकड़े। अभी कल के भी खबर है कि वो एक और बहुत बड़ा एजेंट को पकड़े और उसको फांसी देने वाले हैं। उसने बता दिया, उसके बयान के मुताबिक जो खबर है वो ये है कि उसने बोला कि हमने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी लेकिन हम फेल हो गए। ये जो इंटरोगेशन उन्होंने की उसकी ये खबर थी कि हम फेल हो गए, हम कोई भी इनकलाब नहीं ला सकते, लेकिन हम लोग बहुत कुछ कर रहे थे अंदर, अभी हम फेल हो गए। तो इसका मतलब है जो आपने भी बोला, तो ये सारी प्लानिंग शानिंग फेल हो गई। कोई 10,000, 20,000, 40, चलो 2 लाख 10 लाख भी बंदे आए होंगे, लेकिन पूरा मुल्क तो नहीं ना इनके खिलाफ। तो वो फौज इनकी अपनी है, और इतनी वफादार फौज है मुबारक साहब, ये जो इनके अपने 3-4 ग्रुप्स हैं कि उनको कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता। ये आप याद कर लें। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन, अमेरिका को गुस्सा बहुत है, और ये गुस्सा निकलना है। आज रात निकले, कल निकले, लेकिन क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि जो ज़मीनी रास्ते पे है वो इतना आसान नहीं ईरान के ऊपर हमला करना। पहाड़ों का इलाका है, और इससे पहले अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि अमेरिका कितनी देर तक वहाँ पे जंग लड़ता रहा, लेकिन नाकाम होकर भागा। लेकिन कोशिश इनकी ये है कि किसी तरह इनके अंदर से बंदे ख़रीदे जाएँ, और ये जो रूहानी पेशवा है या दूसरे चंद लोग हैं उनको उठा लिया जाए, और उससे अमेरिका ये कह दे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक प्रेसिडेंट को तो उठा लिया, उसके बाद ज़ाहिर है हौसले बुलंद हो जाते हैं, और कोई ना कोई स्कीम ऐसी जो है सबसे पहले उस पे अमल किया जाएगा। ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज के दौर में ऐसे खौफनाक हालात होते जा रहे, ना यहाँ पे पहले तो होता था कि यूरोप में बच्चियाँ महफूज हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता नज़र ये आ रहा है कि यूरोप में भी बच्चियाँ महफूज नहीं। अभी मैं जो वाक़या आपको बयान करने वाला हूँ, मेरा ख्याल जब आप सुनेंगे तो आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे। एशिया में तो नॉर्मल ये चीज़ें, गैंग रेप और इस तरह के वाक़यात, मगर यहाँ इंग्लैंड जैसे मुल्क में, या आपका जो ये जर्मनी या दूसरे ममालिक में पहले इस तरह के वाक़यात नहीं होते। फिर यहाँ पे भारी तादाद में दूसरे लोग आ गए, जर्मनी जैसे मुल्क में भी। लेकिन ये जो वाक़या अभी मैं सुनाने लगा हूँ, ये जी इंग्लैंड का है। हांसलो इलाका है, जो लोग इंग्लैंड आते जाते हैं या यहाँ पे रहते हैं। एक बच्ची थी 16 साल की, उसको 6 मुसलमान हैं, और ये भी खबर है कि शायद वो पाकिस्तानी है, उन्होंने एक घर में ले गए हांसलो में, और पता नहीं अब कितने दिन तक उसको वहाँ पे रखा और ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। और फिर वहाँ किसी इंडियन को पता चला, ये सिख बरादरी से तल्लुक़ बच्ची रखती थी, और फिर सिख बरादरी वहाँ पे इकट्ठी हुई। कुछ 200 सिख बरादरी के लोग जो थे उस घर के गिर्द इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होके फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, और पुलिस ने आके उस बच्ची को भी उनसे रिहाई दिलवाई, और उन सबको गिरफ़्तार किया। ये ऐसा खौफनाक वाक़या सोशल मीडिया पे भी इस वक्त खलबली मची हुई है, और कितने दिन तक इस बच्ची को रखा, क्या-क्या उसके साथ जुल्म हुआ, क्या-क्या ज़्यादती हुई, ये अभी सारा कुछ मेरा ख़्याल है जल्दी सामने आ जाएगा। मगर जो पाकिस्तानी बार-बार नाम आ रहा है, क्योंकि जो हमारे पास भी इत्तला है कि ये शायद सारे ही पाकिस्तानी हैं, और बदकिस्मती के साथ ये मैं बता दूँ कि यहाँ पे ऐसे वाक़यात में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। अब यहाँ जब तक उन्होंने जो यहाँ के मेयर हैं उनको भी अपील की है सिख बरादरी ने कि
ये जो जुल्म यहाँ पे हो रहे हैं बच्चियों के साथ, इस पर किसी तरह कंट्रोल किया जाए। और ये मैं बता देता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों को गुमराह किया जाता है। जब भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, वहाँ पे बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। कई छोटी उम्र की बच्चियाँ होती हैं, अब ये 16 साल की, अगर इसके साथ ज़बरदस्ती उन्होंने घर रखा हुआ, कुछ किया या नहीं किया, ये तो बाद की बात है। तो ये इतना बड़ा जुर्म है, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारी जो नौजवान नस्ल है, उनको भी समझ आनी चाहिए कि कहीं भी आपको कोई दावत देता है, कोई बुलाता है, चाहे वो किसी भी पाकिस्तानी है, सिख बरादरी है, कोई भी है, इंडियन है, जो भी है, बड़ी एहतियात से चलना चाहिए। अगर कोई दावत दे भी देता है तो फौरी तौर पर मुँह उठा के उसके घर की तरफ नहीं चलना चाहिए, बल्कि सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए। अब अगर ये उस लड़की को कोई ना देखता और फिर वहाँ पे उसको पुलिस के ज़रिए रहा ना करवाया जाता, तो पता नहीं और कितने दिन तक उसके साथ ज़्यादती और जुल्म होता। शर्म की बात है। अगर तो ये पाकिस्तानी है तो काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं, और आए दिन इस तरह के लोग जो है वो पकड़े जाते हैं। कभी मैनचेस्टर से खबर आती है, कभी बर्मिंघम से आती है, कभी ब्रेडफोर्ड से आती है। इस तरह की खबरें जो है बड़ी तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि हमारा तो पहले ही नाम जो है काफ़ी रोशन है पाकिस्तानियों का, ऊपर से ऐसे कामों में, और वो भी आप देख लें इन ममालिक में अब इनका स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब मेरा ख्याल पुलिस जल्दी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, किस तरह लोगों को बताती है। देखिए, जैसे ये चीज़ें सामने आएंगी आपको बताएंगे। अच्छा, एक दोस्त है मेरा जर्मनी में, तो आज दोपहर कोई बात हो रही थी उसके साथ, वो कहने लगा जी यहाँ पे मैंने एक घर किराए पे दिया हुआ, वहाँ एक फैमिली रह रही थी, सीरियन, शाम से आए हुए, तो उनके बेटे को पुलिस से पकड़ के ले गई। 10 पुलिस वाले जर्मन आए, उन्होंने उस बच्चे को, जो 20 साल का है तकरीबन, उसको गिरफ्तार किया, और 3 हफ्ते हो गए। मैंने पूछा केस क्या है, वो कहने लगे जी हुआ ये है, एक 17 साल की लड़की थी और ये 3 लड़के हैं, एक तो ये था, 2 और हैं शायद, इन्होंने उसका रेप किया। और फिर ये केस पुलिस के पास गया, और पुलिस ने जनाब सुबह आके छापा लगाया। छापा लगाने के बाद उन्होंने पूछगिछ की फादर से, किधर है, उसने कहा जी वो काम पे गया हुआ। उन्होंने कहा बुलाओ जी। वो आया, आते ही वो कहते हैं उसको हथकड़ी लगाई और ले गए। तहकीकात हो रही, वो कहते जी ये लड़का कह रहा है मैं इसमें मुलव्वस नहीं था इस केस में, लेकिन पुलिस के पास कोई ना कोई चीज़ तो होगी। और ये मैं बता दूं कि हमारे जो एशियन है, वो अगर इस वक्त यूरोप में 2 जो चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा गिरफ्तार हुए। एक तो ये रेप के केस लड़कियों के चक्कर में, और एक ये ड्रग्स। इसमें बड़ी तादाद में जो एशियन है वो जेलों में पड़े हुए हैं। अब 3 हफ्ते से वो जर्मनी में है। मुझे मैंने कहा वो कहता है ज़मानत, मैं कहा इतनी जर्मनी में इतनी जल्दी ज़मानत का रिवाज नहीं है, क्योंकि वहाँ के कवानीन, पुलिस स्टेट है, वहाँ के कवानीन काफ़ी सख्त हैं। इसी तरह पिछले दिनों 6 सीरियन और पकड़े थे, उन्होंने भी इसी तरह रेप का केस था, और वो भी काफ़ी वहाँ पे जर्मनी में खलबली मची हुई थी। फिर अफ़गानी है, वो भी इसी काम पे लगे हुए हैं। पाकिस्तानी, उनका भी नाम आता है। अगले दिन 3 इंडियन थे, उनको जेल की सज़ा सुनाई है। वो कोई लड़की थी, उसने शराब पी हुई थी, और ये वहाँ से इसी तलाश में थे कि कोई लड़की शड़की काबू आ जाए, और सॉरी, इसको उठा के ले आए और फिर उसके साथ ज़्यादती की। बाद में पुलिस ने इनको पकड़ लिया, पकड़ के काफ़ी लंबी सज़ा इनको हुई। तो इतने केस हैं कि जिस किस किस का ज़िक्र करूँ, मगर अपनी बच्चियों को हमें समझाना पड़ेगा। साहब जितने भी यहाँ लोग हैं, एक तो ये सोशल मीडिया एहतियात से इस्तेमाल, जिस तरह मैंने कहा, दूसरा इन लोगों से बचने, आपने खुद बचना, ये मैं बता दूं, क्योंकि ये बुराई जो फैल चुकी है ये ख़त्म होने वाली नहीं है। और हमारे एशियन में क्यों सबसे ज़्यादा है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि आप देख लें, जहाँ भी आप देखते हैं या अरबी पकड़े जाते हैं, या अफ़गानी या पाकिस्तानी या इंडियन, इन लोगों का नाम आता है। यूरोपी जो है वो बहुत कम
रेप वगैरह होते हैं यहाँ पे, मगर जिस तरह ये गैंग रेप पाकिस्तानी, इंडियन, सीरियन, अफ़गानी, इनके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं, बहुत दूसरे जो है गोरे जो है वो कम ही इसमें पड़ते हैं। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी या दूसरे लोग हैं, औरतें देखकर उनका दिमाग काम करना छड़ जाता है और वो बेकाबू हो जाते हैं। बाकी ज़िंदगी आप अपनी भी बर्बाद करते हैं, घर वालों के लिए भी परेशानी बनती है, जिसके साथ आपने ज़्यादती की उसके घर के लिए परेशानी बनती है। और यहाँ पे आला फ्री है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये हर चीज़ दस्तयाब है। लेकिन क्योंकि एक आदत बन जाती है, तो ये नहीं होता कि ये 6 पाकिस्तानी जो बताया जा रहा है, अगर पाकिस्तानी हैं तो मैं कन्फर्म नहीं अभी कर रहा आपको। इन्होंने कोई पहला ये काम नहीं डाला होगा, इससे पहले भी इसी तरह के कामों में मुलव्वस होंगे और जब एक दफ़ा बंदा नहीं पकड़ा जाता, फिर हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। फिर ये ऐसे जाल बिछाते हैं कि कोई ऐसी लड़की, फिर 16 साल की लड़की तो बहुत बड़ा जुर्म है यहाँ, जो 18 साल से कम है। ज़बरदस्ती ज़्यादती तो वैसे ही जुर्म है, मगर 16 साल आपके लिए एक एक्स्ट्रा सज़ा होती है। फिर उस पर मेरा ख़्याल है कि नॉर्मल सज़ा से ज़्यादा देर जेल में रहना पड़ता है। क्योंकि 2 केस बन जाते हैं, एक तो छोटी उम्र का और एक जो दूसरा आपने काम गलत किया। और ऐसे माँ-बाप को अपने बच्चों पे भी नज़र रखनी चाहिए और बच्चे यहाँ पे सुनते ही नहीं हैं। बच्चे कहते हैं जी हमारे से समझदार ही कोई नहीं, हम आपके माँ-बाप हैं, अब आपका दौर ख़त्म हो चुका है। वो घर में बताते कुछ है, करते कुछ है, का चल कुछ और रहा होता है। देखिए, ये मैं बता दूँ कि जो यूरोपियन है, ऐसे तमाम लोगों से बड़े सख्त तंग है, शदीद परेशान है। वो कहते हैं ये क्या हमारे गले में ज़ा पड़ गया, ये किस मुसीबत में हम पड़ गए हैं कि आए दिन ना हमारी, ये जर्मनी में पिछले दिनों मैंने बताया था। वो कहते हैं हमारी बच्ची ही नहीं महफूज यहाँ, और ये सब अफ़गानी या दूसरे लोग इसमें मुलव्वस होते हैं। प्रोग्राम का मकसद ये है कि प्रोग्राम का नाम भी यही यार अजय भी बाचे वाला एहतियात करे, अपने बच्चों का ख्याल रखे, बच्चियों पे भी नज़र रखें, कोशिश करे कि उन्हें किसी न किसी तरह ऐसे वाक़यात बता बता के समझाएँ कि ये माहौल बना हुआ है, ये हालात बने हुए हैं और आपने किस तरह बचना है। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जुड़े रहें हमारे साथ और भी प्रोग्राम देखते रहें।